दुर्ग। दुर्ग राज्य का चौथा महत्वपूर्ण तत्व किला है। राज्य का चौथा महत्वपूर्ण तत्व किला है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य की शक्ति निर्धारण में दुर्ग का स्थान सर्वोपरि है। कोष की सुरक्षा के लिए सेना को सुरक्षित छावनी प्रदान करने के लिए शत्रु के साथ कपटपूर्ण युद्ध संचालन में राज्य के अंदर स्थित विश्वासघातियों पर नियंत्रण करने में मित्र द्वारा दिए गए सहयोग को ग्रहण करने में तथा शत्रुओं तथा असभ्य जातियों से सुरक्षा प्रदान करने में दुर्ग अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस राजा का दुर्ग सुरक्षित नहीं होगा उसका कोष भी सुरक्षित नहीं रह सकता। जबकि एक शक्तिशाली दुर्ग में शरण लिया कोष विहीन राजा को भी परास्त नहीं किया जा सकता। कौटिल्य ने दुर्ग के 4 प्रकार बताए हैं। एक में औदक दुर्ग अचानक रिवर फोर्ट या जल दुर्ग। इसके अंतर्गत वे दुर्ग आते हैं जिनके चारों ओर पानी का सुरक्षित घेरा होता है। शत्रुओं के आक्रमण के समय यह अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। दूसरा पर्वत दुर्ग हिल फोर्ट। इसके अंतर्गत वे दुर्ग आते हैं जो पर्वत श्रृंखला अथवा बड़े बड़े पत्थरों एवं चट्टानों से घिरे रहते हैं। राज्य सुरक्षा दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरा धातवर्ण दुर्ग या मरु दुर्ग डिजर्ट फोर्ट। ये दुर्ग ऐसे मरुस्थलीय प्रदेशों में अवस्थित होते हैं जहां पहुंचना शत्रुओं के लिए अत्यंत कठिन होता है। यहाँ जल तथा हरे वृक्षों का पूर्ण अभाव होता है। यह राजा की निजी सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। वन दुर्ग फॉरेस्ट फोर्ट वैसे दुर्ग जो घने जंगलों के बीच निर्मित हो तथा जहाँ पहुँचने का मार्ग शत्रुओं को आसानी से नहीं ज्ञात हो। ये दुर्ग भी राजा की निजी सुरक्षा के लिए उपयोगी होता है। कोष फंड राज्य की सुरक्षा तथा शासन संबंधी लोक कल्याणकारी कार्यों के सफल संचालन हेतु पर्याप्त संसाधन की आवश्यकता है। राजा के स्थायित्व के लिए कोष का महत्व अत्यधिक है। कौटिल्य के अनुसार राजा को कोष में वृद्धि के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। उसके कोष में उपलब्ध धन का 6वां भाग स्वर्ण तथा अन्य मूल्यवान पत्थर होना चाहिए। कोष में वृद्धि करते समय राजा को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वह किसी प्रकार के अधर्म या बल प्रयोग द्वारा राजा से कर प्राप्त न करे। कौटिल्य के शब्दों में राजा जनता से कर प्राप्ति का कार्य उस माली के समान करे जो वृक्षों से फल तोड़ते समय इस बात का ध्यान रखता है कि वह सिर्फ पक्के फलों को ही तोड़े, न कि कच्चे फलों को। कौटिल्य ने राजकोष में वृद्धि हेतु 6 आधार बताए हैं। एक में राजकोष में वृद्धि तभी संभव है जब राज्य के सभी निवासी पूर्ण रूप से संपन्न हो। दूसरा, निवासियों का आचरण तथा व्यवहार उत्तम तथा सुदृढ़ हो। तीसरा, राज्य की आय तथा संपत्ति का अनुचित प्रयोग न हो। चौथा, राज्य कर्मियों की संख्या आवश्यकता के अनुसार हो। राज्य में पर्याप्त धन का उत्पादन हो। उद्योग तथा व्यापार पूर्ण विकसित अवस्था में हो। कौटिल्य का मानना है कि पर्याप्त मात्रा में कोष उपलब्ध नहीं होने से सैनिकों में असंतोष उत्पन्न होता है। दूसरा, राज्य संपत्ति का लालच देकर सैनिकों को राजा के विरुद्ध भड़का सकता है। कोष के माध्यम से अन्य राज्यों से गुप्त सूचना प्राप्त की जा सकती है। कोष वसूली में राजा को किसी भी तरह की ढिलाई नहीं देना चाहिए। बल कौटिल्य 6 प्रकार के बलों की चर्चा करते हैं। एक में मूल सेना, यह राजधानी की रक्षा के लिए रखी जाती है। नियमित सेना, यह सेना राज्य से नियमित रूप से वेतन प्राप्त करती है। नियमित सेना श्रेणी सेना, यह सेना राज्यों के विभिन्न प्रदेशों में रखी जाती है। मित्र बल, चौथा मित्र बल, यह मित्र राज्य की सेना है जो युद्ध अथवा संकट काल में सहायता प्रदान करती है। शत्रु बल, यह शत्रु राज्य की सेना है जो छल कपट से राज्य में प्रवेश कर जाती है। छठा
अहबी सेना यह जंगलों की सुरक्षा हेतु नियुक्त सेना है। सैन्य संग्रह के विषय में कौटिल्य ने लिखा है कि शस्त्र विद्या में निपुण क्षत्रिय सेना को क्षत्रिय सेना सर्वश्रेष्ठ है। वीर योद्धाओं से युक्त वैश्य तथा शूद्रों की सेना को उन्होंने उत्तम श्रेणी में रखा है। शत्रु के सेना के बारे में जानकारी प्राप्त करना विजयगेसु या बीजीमेसु राजा का कर्तव्य है कि वह उससे अधिक सेना का गठित कर विजय अभियान की ओर अग्रसर हो। सेना कौटिल्य के अनुसार चतुरंगी है, अर्थात हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सैनिक। कौटिल्य सैनिकों के वर्गीकरण के पश्चात कहते हैं कि सर्वोत्तम सैनिक मूल या वंशानुगत सैनिक है, क्योंकि उनकी निष्ठा राज्य की ओर होती है। मित्रों की सेना या भारे की सेना पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। मित्र कौटिल्य के अनुसार राज्य की उन्नति, विकास एवं संकट के समय मित्र की आवश्यकता होती है। उन्होंने 3 प्रकार के मित्र की चर्चा की है। एक में प्राकृतिक मित्र, पड़ोसी का पड़ोसी और दुश्मन का दुश्मन। पड़ोसी का पड़ोसी मित्र या दुश्मन का दुश्मन मित्र। प्राकृतिक मित्र। सहज मित्र, माता अथवा पिता के ओर से रक्त संबंध से जुड़े मित्र या जिस राज्य से मित्रता सदियों से चलती आ रही हो। कृत्रिम मित्र, धन अथवा जीवन रक्षा के लिए राजा की शरण में आने वाले कृत्रिम मित्र की श्रेणी में आते हैं। निष्कर्ष, कौटिल्य राज्य के तत्वों को राजा के चरित्र एवं क्षमता से ऊपर मानते हैं। एक बुद्धिमान एवं मेधावी राजा अपने नीतियों के निर्माण में अपने सभी तत्वों का ध्यान रखता है। सभी तत्वों का परस्पर उचित समायोजन से चक्रवर्ती राजा बना जा सकता है, जबकि एक दुष्ट एवं विवेकहीन राजा सभी तत्वों के रहने के बावजूद भी राज्य को बर्बाद कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कौटिल्य राज्य तंत्रीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं, परंतु उनका राजा कल्याणकारी राजा होता है। मंडल सिद्धांत विजयगेसु राज्य बीच में एरी मतलब दुश्मन। विजयगेसु के चारों ओर दोनों ओर अड़ी पड़ोसी मित्र राज्य। पड़ोसी के बगल में अड़ी के बगल में मित्र राज्य मध्यमा और पड़ोसी। दुश्मन का दुश्मन अड़ी मित्र। दुश्मन का दुश्मन अड़ी मित्रानी। AM बफर स्टेट। कौटिल्य प्रथम राजनीतिक चिंतक थे जिन्होंने अखिल भारतीय राज्य की परिकल्पना किए थे। उनके अनुसार एक अच्छा राज्य के लिए समुचित कानून व्यवस्था, स्वच्छ प्रशासन एवं जन कल्याण के साथ अन्य राज्यों से संबंध पर ध्यान देना चाहिए। उनके अनुसार दोस्त एवं दुश्मन दोनों संप्रभुता का आवश्यक तत्व हैं। वह कहते हैं कि एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंध अति आवश्यक है, क्योंकि कोई भी राज्य अलग थलग नहीं रह सकता तथा सभी राज्य आपस में एक दूसरे से भूभाग अर्जित करने में संघर्षरत रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी राज्य तब तक स्थायी नहीं रह सकता जब तक वह दूसरे राज्यों के प्रति सजग नहीं रहता, तो वह दूसरों राजकुमारों के द्वारा की गई षड्यंत्र में फंसकर बर्बाद हो जाता है। इसीलिए वह यह सलाह देते हैं कि दूसरों के आक्रमण से पहले अपनी सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करें, जिससे कि षड्यंत्र करने वाले राज्यों पर विजय प्राप्त किया जा सके तथा राज्यों को स्थायित्व प्रदान किया जा सके।
वर्तमान यथार्थवादी विचारक मॉर्गन थाऊ का यही मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है। राष्ट्रीय हित की सुरक्षा हेतु सदैव युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। नव यथार्थवादी विचारक में केनेथ वाल्ट्ज का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संरचना अराजकतापूर्ण होने के कारण अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी ऐसी संगठन नहीं है जो युद्धों को रोक सके, इसीलिए सदैव युद्ध की स्थिति बनी रहती है। मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस में राजा को सलाह देते हुए यह कहा था कि राजा की एकता, अखंडता एवं समृद्धि दांव पर हो तो उसे किसी भी तरह की नीति अनुसरण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। राज्य की समृद्धि, सुरक्षा एवं विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कौटिल्य राजा को सलाह देते हैं कि वह पहले सही साधनों का प्रयोग करे। यदि वह असफल हो जाता है तो वह षड्यंत्र, धोखाधड़ी या बल का प्रयोग कर सकते हैं। राज्य को मजबूत, बराबर एवं कमजोर राष्ट्रों के साथ किस प्रकार से संबंध स्थापित करना चाहिए, इसके संबंध में कौटिल्य विस्तृत रूप से बताते हैं। उनके अनुसार अन्यायपूर्ण शासक कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसके विरुद्ध पहले आक्रमण किया जाना चाहिए, क्योंकि आक्रमण करने की स्थिति में उसका प्रजा उसे छोड़ देगा, जबकि कमजोर न्यायपूर्ण राजा के विरुद्ध आक्रमण करने पर उसकी प्रजा उसे अंतिम समय तक साथ देगी। इसके अतिरिक्त कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में कब आक्रमण किया जाए, कब समझौता तथा कब हथियार डाल दिया जाए के बारे में चर्चा करते हैं। उनके अनुसार दुश्मन यदि बलवान हो तो समझौता करना बुद्धिमत्तापूर्ण होगा, परंतु जब दूसरा राज्य विभाजित हो तथा जब अपनी सैनिक मजबूत हो तो उस स्थिति में आक्रमण किया जा सकता है। कौटिल्य के अनुसार राज्य की समृद्धि अगर युद्ध या शांति दोनों के द्वारा समान रूप से सिद्ध हो तो उस स्थिति में शांतिपूर्ण तरीका अपनाया जाना चाहिए, जिससे कि धन एवं बल दोनों को बचाया जा सकता है, परंतु किसी भी समय आक्रमण करने से पूर्व अपना और अपने दुश्मन की शक्ति का अंदाज़ा जरूर लगा लेना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार जब कभी भी शत्रु राज्य कठिनाई में हो, उसकी प्रजा शोषित या गरीब हो तो उनके विरुद्ध शीघ्र आक्रमण कर देनी चाहिए। चंद्रगुप्त इस सिद्धांत का अनुसरण करते हुए मकदूनिया पर आक्रमण कर उसका बहुत बड़ा भाग जीत लिया। ट्राइपॉडिक्स संधि के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य संपूर्ण सिंधु घाटी का स्वामी बन गया तथा 303 बीसी में सेल्यूकस के साथ संधि कर वह ग्रीक के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिया। इस प्रकार मंडल सिद्धांत यह भी सिद्ध करता है कि विजयगेशु शत्रु राष्ट्र के साथ सद्भावना की नीति अपनाकर उनका विश्वास जीते। यह सत्य है कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के आक्रमण के समय उसे परास्त नहीं कर सकता था, इस कारण उस समय वह सिकंदर का मित्र बन गया, क्योंकि सिकंदर घरानंद का शत्रु था। इसके द्वारा कौटिल्य का यह सिद्धांत प्रतिपादित होता है कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। वर्तमान काल में भी इस सिद्धांत की उपयोगिता देखी जा सकती है, जैसे भारत का शत्रु चीन और चीन का शत्रु अमेरिका दोनों एक दूसरे का मित्र हैं। कौटिल्य के अनुसार यदि किसी राज्य का असामान्य वृद्धि होता है तो वह युद्ध का कारण है। इतिहास में जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं उसका शक्ति असंतुलन महत्वपूर्ण कारण था। वर्तमान काल के शक्ति संतुलन का सिद्धांत इसी अवधारणा पर टिका है। मॉडर्न कैप्लन ने अपने शक्ति संतुलन की अवधारणा के तहत कहा था कि अगर कोई राज्य सर्वोच्च शक्तिशाली बनता है या बनने की चेष्टा करता है तो शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए उस पर सामूहिक आक्रमण किया जाना चाहिए। षटकोणीय का सिद्धांत राज्य का मंडल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य समूहों का अध्ययन करता है, तो षटगण्य सिद्धांत इन समूहों के साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाए इसका अध्ययन करता है। कौटिल्य का मानना है कि साम्य, संधि और समाधि
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके साथ साथ राजा को युद्ध के लिए भी तैयार रहना चाहिए, अन्यथा अन्य राजा उसके राज्य को हड़प लेगा। कौटिल्य के अनुसार षट्गुण्य के अंतर्गत 6 नीतियों का अनुसरण किया जाता है जो निम्नलिखित हैं। एक में संधि, पीस। दूसरा विग्रह या वार एंड डिप्लोमेटिक कॉन्क्वेस्ट। तीसरा आसन, मेंटेनिंग पावर अगेंस्ट इनेमी। चौथा यन, प्रिपेयर्डनेस फॉर अटैक। पाँचवा संश्रय, फ्रेंडशिप। छठा द्वैधी भाव, डबल डीलिंग और डुप्लीसिटी। कौटिल्य के अनुसार विजयगेशु को राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसका राज्य संपन्नता की स्थिति में हो तथा उसका शत्रु सजग नहीं हो। उनके अनुसार एक राज्य जो दूसरे राज्यों की अपेक्षा कम शक्तिशाली है वह उसके साथ संधि की नीति अपनाएगा। जो राज्य शक्तिशाली है वह युद्ध की नीति का अनुसरण करेगा तथा जो राज्य अनासक्ति है, उदासीन है, वह तटस्थता की नीति पर चलेगा। जो राज्य संपन्न है वह अपने शत्रु पर आक्रमण करेगा। जो राज्य अपने रक्षा में असमर्थ है वह दूसरे राज्य के शरण में जाएगा तथा जो राज्य समझेगा कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दूसरे राज्य की सहायता आवश्यक है वह एक राज्य के साथ शांति समझौता तथा दूसरे राज्य के साथ युद्ध नीति का पालन करेगा। एक में संधि, एग्रीमेंट या ट्रीटी। कौटिल्य के अनुसार किसी राजा के लिए संधि की नीति का अनुसरण करने का मुख्य कारण अपनी रक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा अपने शत्रु को कमजोर करना है। उन्होंने संधि को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया है। एक में चल संधि, टेम्पोरेरी ट्रीटी या अस्थायी संधि। दूसरा स्थवर संधि, परमानेंट ट्रीटी अथवा स्थायी संधि। कौटिल्य ने संधि को अनेक भेदों का वर्णन किया है। एक में हीन संधि, इसके अंतर्गत एक कम शक्तिशाली राजा अपनी सेना, धन तथा भूमि देकर एक अधिक शक्तिशाली राजा के साथ संधि करता है। आत्मनिष्ठ संधि ये फ्री हिमसेल्फ एज अ हॉस्टेज। इसके अंतर्गत एक कम शक्तिशाली राजा अधिक शक्तिशाली राजा के समक्ष धन सेना के साथ स्वयं को भी प्रस्तुत करता है। तीसरा पुरुषांतर संधि, पीस विथ होस्टेज अदर दैन किंग हिमसेल्फ। परास्त राजा द्वारा सेनापति अथवा युवराज को शत्रु के समक्ष भेजकर की जाने वाले संधि इसके अंतर्गत आता है। इसमें राजा स्वयं को शत्रु के समक्ष नहीं प्रस्तुत करता है। चौथा अदृष्ट पुरुष संधि या मुख्यात्म रक्षण संधि। इसके अंतर्गत राजा स्वयं या अपने सेना के द्वारा बताए गए कार्यों के संपादन को तैयार रहता है। इस संधि के माध्यम से राजा तथा उसके मुख्य सैनिकों की भी रक्षा होती है, अतः उसे मुख्यात्म रक्षण संधि भी कहा जाता है। परिक्रय संधि धन देकर राज्य की संप्रभुता के अन्य तत्वों की रक्षा करने के उद्देश्य से की गई संधि को परिक्रम संधि कहा जाता है। उपाग्रह संधि परिक्रय संधि को सुविधा पूर्वक निभाने हेतु जब धन कंधे पर उठाए जाने योग्य किस्तों में दिया जाए तो उसे उपग्रह संधि कहते हैं। साथ में प्रत्यय संधि जब किसी विशेष समय तथा स्थान से धन देने का वचन दिया जाए तो इस प्रकार की संधि को प्रत्यय संधि कहा जाता है। 8 में स्वर्ण संधि ठहरे हुए धन को नियत समय में देना तथा कन्यादान इत्यादि के दान द्वारा शांतिपूर्ण भविष्य सुनिश्चित करने हेतु की गई संधि को स्वर्ण संधि कहते हैं। 9 में कपाल संधि स्वर्ण संधि के विपरीत जिस संधि के अनुसार मांगी हुई धनधा से तत्काल देना पड़े उसे कपाल संधि कहते हैं। इस प्रकार कौटिल्य अनेक प्रकार की संधियों का उल्लेख करते हैं जिससे राष्ट्र हित को बढ़ावा दिया जा सके। विग्रह कौटिल्य राजनयिक संघर्ष को सैन्य संघर्ष की अपेक्षा अधिक महत्व देते हैं। मनु का मानना है कि विग्रह एक साध्य नहीं बल्कि युद्ध को रोकने या बचने का एक साधन है।
परंतु कौटिल्य के राजनयिक योजना में विग्रह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने आक्रमणकारी तथा जिस राज्य के ऊपर आक्रमण हुआ है उनके मध्य चलने वाले राजनयिक संबंध का वर्णन करते हैं। कहा है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर श्रेष्ठता स्थापित करने का निरंतर प्रयास करते हैं। कौटिल्य के अनुसार युद्ध आरंभ हो जाने के पश्चात उसे भविष्य में होने वाले अस्थायी लाभ को देखते हुए रोका जा सकता है। राजनयिक संघर्ष का समाधान सैनिक धन या मित्र को देकर होता है। आसन से कौटिल्य का अभिप्राय सशस्त्र तटस्थता से है। दूसरे शब्दों में आसन का अर्थ युद्ध की घोषणा के पश्चात शत्रु के प्रति बाह्य शांति तथा निष्क्रिय मुद्रा अपनाना है। आसन का अर्थ शत्रु पर आक्रमण की तैयारी दर्शाकर युद्ध की स्थिति जैसे बनाई रखने को है, न कि वास्तविक युद्ध से, जैसे कि वर्तमान में भारत और चीन के बीच है। यन मार्च करना या कुछ करना। कौटिल्य के अनुसार पूर्ण रूप से अपने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करके विजय मेसु का सेना आक्रमण हेतु आगे बढ़ सकती है। जैसे ही राजा अपेक्षित शक्ति प्राप्त कर लेता है तथा यह सुनिश्चित कर लेता है कि उसके राज्य के आगे तथा पीछे स्थिति मित्र इतने शक्तिशाली हैं कि उसके दोनों दिशाओं में स्थित शत्रुओं पर दबाव डालने में सफल हो जाएगा, तब वह शत्रु के विनाश हेतु सेना समेत प्रस्थान कर सकता है। कौटिल्य ने यन के विभिन्न स्वरूपों का उल्लेख किया है। एक विग्रह यन, जो विजय गेसु अपने शत्रु को समस्याओं से घिरा उसकी प्रजा को निराश तथा उसके राज्य के महामारी के चंगुल में पाता है, तब वह उस पर आक्रमण कर सकता है। संघ पायनाम, राजा अपने पीछे स्थित शत्रु से शांति संधि करके अपने आगे स्थित शत्रु के राज्य पर आक्रमण कर सकता है। शंभु प्रणयम, राजा विभिन्न प्रकार के संसाधनों वाले कई राज्यों के संघ का निर्माण कर तथा युद्ध से प्राप्त धन के बंटवारे का प्रतिशत तय कर शत्रु के सीमा पर चढ़ाई कर सकता है। संश्रय, इसका शाब्दिक अर्थ समर्थन है। संश्रय मतलब शाब्दिक अर्थ समर्थन है तथा बृहद तौर पर इसका आशय मित्रों का समर्थन प्राप्त करना है। मनु ने 2 प्रकार के संश्रय का वर्णन किया है। एक में ऐसी मैत्री जो राजा अपने शत्रु की अत्यधिक दबाव में आकर करता है तथा द्वितीय जो राजा अपने संभावित आक्रमणकारियों को भयभीत करने के लिए करता है। कौटिल्य के अनुसार कम शक्तिशाली राजा को अपने शत्रु की गतिविधियों का गंभीरता से अवलोकन करना चाहिए। अगर वह 2 शक्तिशाली राजा के बीच स्वयं को पाता है तो उसे दोनों के साथ मैत्री कर लेनी चाहिए तथा धीरे धीरे दोनों में मतभेद उत्पन्न कर एक दूसरे के विरुद्ध कर देना चाहिए। संश्रय मतलब सपोर्ट। कौटिल्य के अनुसार किसी भी प्रकार के मैत्री संधि को अस्थायी समझना चाहिए। यह समय तथा परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। राजा को उसी के साथ संधि करनी चाहिए जिस पर उसे पूर्ण विश्वास हो तथा जिसकी मित्रता सत्य पर आधारित हो। द्वैधी भाव, इसका अर्थ दोहरी नीति का अनुसरण तथा एक के साथ संधि तथा दूसरे के साथ विग्रह की नीति अपनाना है। कौटिल्य के अनुसार पड़ोस के राजा के साथ संधि कर विजय गेसु को दूसरे पड़ोसी राज्य पर चढ़ाई करनी चाहिए। कौटिल्य एवं अन्य भारतीय साहित्य में 5 प्रकार के द्वैधी भाव का वर्णन किया गया है। एक में किसी राजा के प्रति घृणा का भाव रखना परंतु उसके साथ मित्रता का स्वांग रचना, बोलना कुछ मस्तिष्क में कुछ। में किसी राजा के लिए ऐसे कार्य करना जिससे यह प्रतीत हो कि वह उसके भलाई के लिए कर रहा है परंतु मौका प्राप्त होने पर छल पूर्वक उस पर अधिकार स्थापित करना। डी में अपने राज्य की सेवा में रहते हुए जब राज्य के अधिकारीगण जब शत्रु राज्य से छिपकर धन प्राप्त करते हैं। ई में ऐसा आभास दिलाना कि वह किसी अन्य ऐसी योजना हेतु धन तथा सेना इकट्ठा कर रहा है परंतु छिपे रूप से इस क्रिया द्वारा अपने उद्देश्य सिद्ध करना। निष्कर्ष,
पश्चिमी राजनीति शास्त्र की जनक अरस्तु के समान ही कौटिल्य को राजनीतिक विचारक के जनक की संज्ञा दी जा सकती है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य विचारधारा कौटिल्य की विचारधारा है, जिसे 3 संदर्भों में समझा जा सकता है कि प्रथम ग्रंथ अर्थशास्त्र सभी पूर्वगामी अर्थशास्त्रों का संग्रह अथवा सार है। दूसरा, उन्होंने पूर्णतः व्यवहारिक रूप से इस पुस्तक की रचना की। राज्य के विषय में लिखने वाले सभी प्राचीन भारतीय विचारकों में उन्होंने सर्वप्रथम राजनीति को धर्म से अलग कर अपने सिद्धांतों की रचना की। तीसरा, उन्होंने वास्तव में शासन कला, विदेश नीति तथा विशिष्ट विज्ञान की रचना का गंभीर प्रयास किया। कौटिल्य एवं मैकियावेली के मध्य तुलना। कौटिल्य एवं मैकियावेली दोनों ने ही अपने विचारों के माध्यम से प्रसिद्ध पाई है। दोनों ही यथार्थवादी चिंतक के रूप में जानी जाती है। इन दोनों में कुछ समानता तो कुछ स्तर पर भिन्नता पाई जाती है। इन्हीं समानताओं के कारण कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ये समानताएं हैं। एक में मानव प्रकृति। कौटिल्य एवं मैकियावेली दोनों ने मानव प्रकृति के नकारात्मक प्रवृत्तियों से उत्पन्न समस्याओं का समाधान बताए हैं, जो आदर्शपरक विकल्पों पर आधारित न होकर यथार्थता पर आधारित हैं। दूसरा, दृढ़ राष्ट्रवादी कौटिल्य एवं मैकियावेली दोनों ही राष्ट्रवादी विचारक हैं, जिन्होंने अपनी राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई है। दूसरा, श्रेष्ठ लक्ष्य है। दोनों ने श्रेष्ठ लक्ष्यों को प्राप्त करने में सभी साधनों को उचित माना है। दोनों का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति दमन, छल अथवा अनैतिक व्यवहार का आश्रय लेते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है तो वह अनुचित नहीं है। इतिहास की अध्ययन पर बल। दोनों विचारकों ने यह स्वीकार किया है कि प्रत्येक राज्य के उत्थान के लिए इतिहास का वर्णन आवश्यक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। इतिहास किसी भी राज्य का प्रेरणा स्रोत हो सकता है। दोनों विचारकों में असमानता। एक में राज्य का स्वरूप। कौटिल्य ने राज्य के अंतर्गत राजतंत्रीय शासन व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ माना है, जिससे राज्य में शांति एवं स्थायित्व को सुनिश्चित किया जा सके, जबकि मैकियावेली ने मिश्रित शासन व्यवस्था की बात की है, चाहे उसमें राजतंत्र, अल्पतंत्र तथा लोकतंत्र से अपेक्षाकृत कम क्षमताएं क्यों न हो। क्योंकि मैकियावेली मानते हैं कि मिश्रित शासन व्यवस्था में स्थायित्व बनी रहती है। मैकियावेली गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के भी पक्षधर थे। दूसरा, साध्यों में अंतर। मैकियावेली ने राज्य के शक्ति को साध्य के रूप में स्वीकार किया है, जबकि कौटिल्य के लिए प्रजा का कल्याण साध्य है। तीसरा, नैतिकता में अंतर। मैकियावेली ने राज्य के अंदर नैतिक विहीन शासन उत्तम है, जबकि कौटिल्य के शासक को नैतिकता एवं धर्म के नियंत्रण में रहते हुए कार्य करने का परामर्श दिया है। युद्ध संबंधी विचारों में अंतर। युद्ध के संबंध में कौटिल्य की जगह यह मान्यता है कि शासक को सदैव युद्ध से बचना चाहिए। उनके अनुसार युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग करना चाहिए, जबकि मैकियावेली ने युद्ध को राज्य का विस्तार तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक साधन के रूप में स्वीकार किया है। मनु संहिता में अंतर्निहित विभिन्न विचारधाराओं का वर्णन करें। भारतीय दर्शन में अंतर्निहित पुरुषार्थों की अवधारणा। ए में परिचय, बी में राज्य का उदय, सी में राज्य के देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, डी में राजा की स्थिति, ई में राजा का कर्तव्य, एफ में दंड नीति, जी में न्याय, एच में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आई में धर्म एवं नैतिकता, जे में पुरुषार्थ, J1 में धर्म, J2 में अर्थ, J3 में काम, J4 में मोक्ष। के निष्कर्ष। परिचय महाभारत के पश्चात हिंदू विधि संहिता प्राचीन भारतीय राजनीतिक सिद्धांत के विकास के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक में धर्मसूत्र, दूसरा धर्मशास्त्र, तीसरा टीकाएं, कमेंट। इन तीनों वर्गों में धर्मशास्त्र का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है तथा उसमें मनुस्मृति और मानव शास्त्र का स्थान सर्वोपरि है। यह धर्मशास्त्र के साथ साथ ऐसा ग्रंथ है जिनमें मनुष्य की संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था से संबंधित अत्यंत सूक्ष्म नियमों का वर्णन है। सामाजिक विचारों के प्रश्न पर मनुस्मृति और महाभारत में अनेक समानताएं उभरकर सामने आती हैं। कई श्लोक सामान्य रूप से दोनों ग्रंथों में
वर्णित है। महाभारत के समान ही मनु प्राचीन वैदिक विचार को दोहराते हैं कि इस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र क्रमशः बहन के मुख, कंधा, जांघ, पैरों से उत्पन्न हुए। राज्य की उत्पत्ति। राज्य की उत्पत्ति तथा राज्य, धर्म एवं दंड। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राज्य एवं राजा की उत्पत्ति का वर्णन है। आरंभ में पृथ्वी पर कोई राजा नहीं था। व्याप्त अव्यवस्था तथा अराजक स्थिति के कारण लोगों ने कष्ट का अनुभव किया तथा एक व्यवस्थित सामाजिक जीवन की तलाश में सभी दिशाओं में भागने लगे। उनकी रक्षा हेतु ईश्वर ने राजा की रचनावली सृष्टि की। अतः राजा उत्पत्ति के दृष्टि से देवी हैं। ईश्वर ने राजा की रचना इंद्र, वरुण, यम, वायु, अग्नि, कुबेर, सूर्य तथा चंद्रमा के शाश्वत अंशों के मेल से की है। राजा इन सभी के गुणों को समाहित करके पृथ्वी पर शासन करते हैं। सभी को राजा के सम्मान करना चाहिए, उससे घृणा करना अत्यंत ही मूर्खता तथा आत्मघाती है। मनु के अनुसार राजा अगर कोई बालक ही क्यों न हो, उसकी आज्ञा की अवहेलना करने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो अग्नि तो सिर्फ एक व्यक्ति को जलाता है, परंतु राजा केवल उस व्यक्ति को ही नहीं अपितु उसके पूरे परिवार को संचित निधि के साथ नष्ट करता है। मनुस्मृति के समान ही अर्थशास्त्र में भी राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। इसी तरह की अवधारणा पश्चिमी धार्मिक साहित्यों में भी देखने को मिलता है। पश्चिमी साहित्य में राज्य के देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन मिलता है, जिसमें राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। इस अवधारणा का प्रमुख समर्थक रॉबर्ट फिल्मर, जेम्स प्रथम, बूस्ट, लुईस 14वें और ग्रिगेरियन 7th इत्यादि जैसे विचारक हैं। उपरोक्त अवधारणा से निरंकुश राज्य का उदय होता है तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। सैद्धांतिक अवधारणा इसका खंडन करते हैं। हॉब्स, लॉक्स, रोसो ने सामाजिक संविदा के सिद्धांत के तहत किया है। राजा की स्थिति एवं कर्तव्य। मनुस्मृति के अनुसार राजा को विनम्र, विनीत, पवित्र एवं राज्य शासन संबंधी विद्या में निपुण होना चाहिए। उसे अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए दिन रात परिश्रमरत रहना चाहिए, क्योंकि अपनी प्रजा को वही वश में रख सकता है जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर रखा है। मनु के अनुसार राजा को पूर्ण रूप से समर्पित भाव से मानव सेवा के कार्यों में लगा रहना चाहिए। दंड ही वास्तविक राजा है तथा सारे राजनीतिक विषयों का प्रबंध करता है। वह शासन निगमानी तथा सभी मनुष्यों को रक्षा करता है। चारों वर्णों को वर्ण धर्म के पालन को दंड ही सुनिश्चित करता है। यह वर्ण संकट के संकट से समाज को सुरक्षित रखता है। मनु द्वारा दंड नीति पर अत्यधिक बल दिए जाने का कारण मानव का प्राकृतिक रूप से एक अनैतिक प्राणी के रूप में होना। इस तरह की विचारधारा का समर्थन पश्चिमी विचारक मैकियावेली के द्वारा भी किया गया है। राजा के कर्तव्य को स्पष्ट करते हुए मनु कहते हैं कि उसे विभिन्न कार्यों एवं विभागों जैसे कोष, सेना, राजदूतों की नियुक्ति तथा विदेश विभाग आदि हेतु अनेक प्रकार के अध्यक्षों को नियुक्त करना चाहिए। राजा को युद्ध के भय से भागना नहीं बल्कि पूरे शक्ति के साथ शत्रु का सामना करना चाहिए। राजा को राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण करना चाहिए तथा युद्ध में जीते हुए द्रव तथा भूमि आदि को धर्म के मार्ग पर चलने वाले के मध्य बांट देना चाहिए। राजा को हर समय अपनी सेना के लिए युद्ध के लिए तैयार अवस्था में रखना चाहिए। राजा को राज्य की गुप्त रखने वाली बातों को सदा गुप्त रखना तथा अपने शत्रुओं की कमजोरियों का पता लगाते रहना चाहिए। मनु ने राजा की तुलना एक कृषक से करते हुए कहा है कि जिस
प्रकार जिस प्रकार वह खेत से घास आदि को निकालकर धान को बचाता है, उसी प्रकार राज्य में छुपे हुए शत्रु का नाश कर राज्य की रक्षा करनी चाहिए। वैसे राजा जो अपने राज्य का कल्याण तथा प्रजा की रक्षा किए बिना सिर्फ अन्यायपूर्वक जबरन उनसे कर प्राप्ति करता है, वह प्राकृतिक कोष आदि से स्वयं भी नष्ट हो जाता है। राजा को कार्य की संवेदनशीलता के अनुसार कठोर या मृदु होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ही राजा सर्वप्रिय होता है। कोष मतलब गुस्सा, कोप मतलब गुस्सा। दंड नीति एवं न्याय। मनुस्मृति के अनुसार ईश्वर ने राजा के कार्य सिद्धि हेतु दंड की सृष्टि अवलिक रचना की। दंड का उचित प्रयोग से राजा त्रिवर्ग अर्थात धर्म अर्थ काम से समृद्धि युक्त होता है, परंतु इसके विपरीत विलासी, क्रोधी तथा मूर्ख राजा दंड का उचित प्रयोग नहीं कर सकने के कारण दंड के द्वारा ही मारा जाता है। मनु के अनुसार अगर कोई चोर दंड पाने से बच जाता है तो यह राजा की भूल है। जो लोग चोरों के लिए अग्नि, भोजन आदि का प्रबंध करते हैं तथा उनके शास्त्रों को रखने हेतु स्थान अथवा अपराध छिपाने में उनकी सहायता करते हैं, उन्हें भी चोरों की भांति दंडित किया जाना चाहिए। मनु ने ब्राह्मण, बच्चों तथा स्त्री की हत्या करने वालों के लिए मृत्यु दंड तय किया है। मंत्रियों को देशद्रोह के लिए उकसाने वाले, असत्य उद्घोषणा करने वाले तथा राजा के शत्रुओं के हितों की रक्षा करने वालों के लिए मृत्यु दंड की व्यवस्था की गई है। मनुस्मृति में दंड को अत्यधिक महत्व दिया गया है। राजनीतिक जीवन के संचालन के लिए तथा वर्णाश्रम व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दंड का महत्वपूर्ण स्थान है। मनुस्मृति में विभिन्न जातियों के लिए अलग अलग दंड का प्रावधान है। दंड के माध्यम से ही सामाजिक सामंजस्यता बनाकर रखा जा सकता है। दंड का उपयोग वर्ण के अनुसार बिना किसी भेदभाव के किया जाना चाहिए। मनुस्मृति में न्याय को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। राजा से यह अपेक्षा की गई है कि वह न्याय प्रशासन का स्वयं निरीक्षण करे। यदि कोई भी अपराधी को दंडित नहीं किया जाता है तो उसके लिए राजा उत्तरदायित्व है। न्याय व्यवस्था के तहत मनु कहते हैं कि राजा का कभी भी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके क्रोध के अग्नि में उसका संपूर्ण कुल समाप्त हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। मनुस्मृति में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चर्चा की गई है। इस संबंध का संचालन उपयोगिता एवं नैतिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। मनु युद्ध का समर्थन करते हैं, परंतु राज्य के प्रसार के लिए नहीं, बल्कि राज्य के भूभाग की रक्षा के लिए। मनु राजा की तुलना खरपतवार हटाने वाले से करते हैं, जो राज्य पर आए सभी संकटों को चुनकर समाप्त कर देती है। कौटिल्य एवं मैकियावेली के तरह ही मनु विदेश नीति के संचालन में 4 परंपरागत अवधारणा साम, दाम, दंड, भेद का समर्थन करते हैं, परंतु इन 4 तरीकों में भी वह संधि एवं बल को प्रमुखता प्रदान करते हैं, परंतु बल का प्रयोग अंतिम शस्त्र के रूप में किया जाना चाहिए। दूसरे राज्य को पराजित करने के पश्चात मनुस्मृति के अनुसार पराजित राज्य की प्रजा की इच्छानुसार वहाँ के राजा को गद्दी पर बैठाना चाहिए। मनु ने युद्ध नीति, विदेश नीति, राजनयिक संबंधों से संबंधित विषयों के निपटारे हेतु नैतिकता को आधार नहीं बनाया। उनके अनुसार इन विषयों पर निर्णय पर पहुँचने के लिए उपयोगिता को ध्यान में रखना चाहिए। कौटिल्य के समान मनु ने भी राजमंडल के 4 मूल प्रकृतियों की चर्चा की है। एक में मध्यमा, दूसरा विजयगेशु, तीसरा उदासीन तथा चौथा अरि। राज्य विस्तार की इच्छा रखने वाला राजा विजयगेशु के सीमा के समीप रहने वाला। राज्य मध्यमा है, वह विजयगेशु तथा विरोधियों को सहायता कर सकता है। विजयगेशु के पड़ोसी को अरि, दुश्मन कहा जाता है। मनु ने 3 प्रकार के अरि का वर्णन किया है, जैसे सहज शत्रु, चचेरा भाई, कृत्रिम शत्रु, बुराई के कारण बना शत्रु तथा राज्य के सीमा के पार्श्ववर्तित शत्रु, जिसका सीमा उस राज्य से टच करता है। मनु के अनुसार विजयगेशु राजा को अपने शत्रु के राज्य को पुरुषार्थ तथा साम, दाम, दंड, भेद आदि सभी प्रकार के उपायों के प्रयोग से अपने अधीन करने का प्रयास करना चाहिए। उसे अपने शत्रु के कमजोरियों का लाभ उठाकर उस पर विजय प्राप्त करना चाहिए। उसे कचरे की भांति अपने राज्य के सभी अंगों को छिपाकर रखने चाहिए तथा साथ विश्वासी पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए।
राजा को बगुले की भांति अपने प्रयोजनों का चिंतन करना चाहिए, सिंह जैसा पराक्रम रखना चाहिए, लोमड़ी के समान मारना चाहिए तथा खरगोश के समान भाग जाने की क्षमता रखनी चाहिए। इसी तरह की सलाह मैकियावेली अपने राजा को देते हैं। वो कहते हैं कि राजा में शेर तथा लोमड़ी दोनों का गुण होना चाहिए। कौटिल्य के समान विदेश नीति के संचालन के लिए मनु भी षट्गुण्य नीति का समर्थन करते हैं। इस नीति के अंतर्गत संधि, विग्रह, यन, आसन, द्वैधिभाव तथा संश्रय सम्मिलित है। संधि: एक राज्य दूसरे राज्य से संधि कर अपनी सुरक्षा को सुदृढ़ करता है। वर्तमान में भी नाटो, वर्षा, सीटो, सेंटो जैसी संधि अपने राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए किया गया था। विग्रह: विकट परिस्थिति में अपने या अपने मित्र की रक्षा के लिए युद्ध नीति। यन: शत्रु यदि संकट में है तो स्वयं या मित्र की सहायता से उस पर अकस्मात आक्रमण। आसन: राजा द्वारा उसकी सेना, कोष आदि के छीन हो जाने पर या शत्रु के अधिक शक्तिशाली होने पर भी उसके राज्य का घेरा डालना या मित्र के अनुरोध पर उसकी रक्षा के लिए घेरा डालना। द्वैधिभाव अपनी कार्य सिद्धि के लिए हाथी, घोड़ा आदि चतुरंगी सेना का एक भाग शत्रु से बचने के लिए सेनापति के अधीन करना, उक्त सेना के शेष भाग दुर्ग आदि में राजा के अधीन रखना। जबकि अर्थशास्त्र में द्वैधिभाव का तात्पर्य एक के साथ शत्रुता तथा दूसरे के साथ मित्रता करना कहा गया है। आश्रय शत्रु से पराजय के पश्चात आत्मरक्षा हेतु किसी शक्तिशाली राजा का आश्रय लेना या भविष्य में होने वाली किसी दुर्घटना की आशंका से किसी शक्तिशाली राजा के शरण में जाना। निष्कर्ष: मनु ने अपने समय तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर राजा को विशेष महत्व दिया है। उसके द्वारा धर्म का उल्लंघन करने पर उसे सिर्फ ईश्वर ही दंड दे सकता है। मनु ने अपनी वर्ण व्यवस्था में अपनी पूर्ण रूप से आस्था व्यक्त की है तथा वर्ण संकट से समाज को बचाना राजा का परम कर्तव्य बनता है। परंतु समानता के सिद्धांत पर आधारित आधुनिक प्रजातांत्रिक युग में मनु के विचार अपनी प्रासंगिकता लगभग खो चुकी है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसकी प्रासंगिकता आज भी है। पुरुषार्थ का तात्पर्य जीवन का लक्ष्य है, अर्थात मानव के रूप में जन्म लेने के साथ ही हमारे समक्ष विभिन्न लक्ष्य स्थापित हो जाते हैं, जिसे मनुस्मृति एवं धर्मशास्त्र में पुरुषार्थ की संज्ञा दी गई है। इसे 4 भागों में बांटा गया है। एक में धर्म अर्थात सदाचार या धार्मिक ग्रंथों में वर्णित मूल्यों का अनुपालन करना तथा लिखित मूल्यों का अनुपालन करना तथा मानवीयता की रक्षा करना। धर्म संकट के धृ धातु से निकला जिसका तात्पर्य है धारण करना या संरक्षण या पालन करना। धर्मशास्त्र में धर्म को राजाओं का राजा भी कहा गया है। अर्थ जीविकोपार्जन के लिए संपत्ति अर्जित करना, जीविकोपार्जन के साधन की व्यवस्था करना। हमारे धार्मिक ग्रंथों में एक निश्चित सीमा से अधिक संपत्ति के उपार्जन को वर्जित किया गया है। काम, सुख की कामना करना एवं वंश के वृद्धि के लिए संतान उत्पत्ति करना। मोक्ष, जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति। इसे 3 मार्गों से प्राप्त किया जा सकता है। एक में ज्ञान मार्ग, दूसरा भक्ति मार्ग, तीसरा कर्म मार्ग। इसमें सर्वोत्तम भक्ति मार्ग को माना गया है। न केवल धर्मशास्त्र में बल्कि अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी मोक्ष की चर्चा की गई है। बौद्ध दर्शन में निर्वाण, जैन दर्शन में कैवल्य, इस्लामिक दर्शन में जन्नत तथा ईसाई दर्शन में पैराडाइज की संकल्पना मोक्ष प्राप्ति ही है, जिसे मानव जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। बौद्ध दर्शन एक में बौद्ध धर्म का उत्थान एवं पतन, दूसरा बौद्ध दर्शन, तीसरा बौद्ध राज्य शिल्प स्टेट क्राफ्ट परिचय। महात्मा बुद्ध का जन्म 653 से 563 BC में शाक्य क्षत्रिय परिवार में नेपाल के कपिलवस्तु के नज़दीक लुम्बिनी वन में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में विवाहों उपरांत वह संसारिक मोह माया त्याग कर
ज्ञान की तलाश में घर छोड़ दिया। 35 वर्ष की अवस्था में 7 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात बोध गया कि पीपल वृक्ष के नीचे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने शिष्य आनंद को दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बौद्ध दर्शन बौद्ध धर्म व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित है। हिंदू धर्म के विपरीत बौद्ध दर्शन आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा इत्यादि जैसे विवादों में न पड़कर व्यवहारिक ज्ञान की बात करता है। जैसे बौद्ध दर्शन के अनुसार संसार में दुख है, दुख का कारण है इच्छा। अगर इस इच्छा पर विजय प्राप्त कर लिया जाए तो सभी व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी और जन्म एवं मृत्यु के बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। उपरोक्त समस्याओं के समाधान के लिए भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने का उपदेश दिया है, जो निम्नलिखित है। एक में सम्यक दृष्टि, राइट ऑब्जर्वेशन; सम्यक इच्छा, राइट डिटर्मिनेशन; सम्यक वाक, राइट स्पीच; सम्यक गतिविधि, राइट एक्शन; सम्यक जीवन वृत्ति, राइट लाइवलीहुड; सम्यक व्यायाम, राइट एक्सरसाइज; सम्यक स्मृति, राइट मेमोरी; सम्यक ध्यान, राइट मेडिटेशन। अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करता है तो उसे मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति होगी। इसके लिए किसी पुरोहित की जरूरत नहीं है। जैन धर्म के तरह भगवान बुद्ध भी अपने अनुयायियों को कुछ गतिविधियों से दूर रहने की सलाह देते हैं, जिसे वह पंचवर्त कहते हैं। किसी दूसरे के संपत्ति को न छुए, दूसरा हिंसा न करे, तीसरा नशीली पदार्थों का सेवन न करे, चौथा झूठ न बोले, 5 में अनुचित कार्यों में संलिप्त न रहें। बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के कारण बौद्ध दर्शन में ईश्वर एवं आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है, जो भारतीय धर्म में एक क्रांतिकारी विचार थे। भगवान बुद्ध आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म जैसे दार्शनिक अन्वेषणों में न पड़कर सामान्य लोगों के अनुरूप उपदेश दिया। उन्होंने जातिवादी व्यवस्था पर आक्रमण किया, जिससे निम्न जाति के लोग इस धर्म के प्रति आकर्षित हुए। ब्राह्मण धर्म के विपरीत बौद्ध धर्म में महिलाओं को भी पुरुषों के समान संघ में प्रवेश की अनुमति था। इस प्रकार महिला एवं पुरुष को समानता का दर्जा प्रदान किया गया। बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रसार गैर वैदिक क्षेत्र अर्थात मगध में हुआ, क्योंकि उस समय मगध को आर्यावर्त से बाहर माना जाता था। भगवान बुद्ध एक राज परिवार से संबंधित थे, इसीलिए उसे बौद्ध धर्म के प्रसार में सहायता मिली। वो बुराई को अच्छाई से तथा घृणा को प्यार से जीतते थे। बौद्ध धर्म के प्रसार में आम लोगों की भाषा पाली का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भगवान बुद्ध अपना प्रवचन संस्कृत में न देकर आम लोगों की भाषा पाली में देते थे तथा बौद्ध संघ का द्वार सभी जाति एवं लिंग के लिए खुला था। बौद्ध दर्शन के 3 तत्व, एक में बुद्ध, संघ एवं धम्म, जो व्यवहारिकता पर आधारित हैं। बुद्ध के जीवन काल में ही मगध, कौशाम्बी एवं अन्य गणतंत्रीय राज्यों ने इस धर्म को अपना लिया था, जिससे बौद्ध धर्म राज्य संरक्षण प्राप्त हो गया। भगवान बुद्ध के मृत्यु के 200 वर्ष पश्चात प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, जो एक ऐतिहासिक घटना थी। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रसार केंद्रीय एशिया, पश्चिम एशिया, चीन एवं जापान में भी करवाया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा। इस प्रकार क्रमशः बौद्ध धर्म एक विश्व धर्म के रूप में स्थापित हो गया। बौद्ध धर्म के पतन के कारण बौद्ध धर्म की उत्पत्ति एवं विकास भारत में हुआ, परंतु 12वीं शताब्दी तक यह लगभग भारतीय भूमि से विलुप्त हो गया। इसके पीछे निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार माना जाता है। एक में प्रारंभ में सभी धर्म सुधारवादी अवधारणा को लेकर चलता है, परंतु क्रमशः उसमें रूढ़ियों का विकास हो जाता है जो बौद्ध धर्म के लिए सही है। दूसरा, बौद्ध धर्म से मिली चुनौतियों से निपटने के लिए ब्राह्मणों ने भी अपने धर्म में सुधार किया, महिलाओं एवं शूद्रों के लिए स्वर्ग का रास्ता खोल दिया तथा पशु संपत्ति संरक्षण पर बल दिया। तीसरा, बौद्ध भिक्षुओं ने क्रमशः आम लोगों की भाषा पाली के स्थान पर बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृत का उपयोग करने लगा। चौथा, प्रथम शताब्दी से बौद्ध धर्म में
मूर्ति पूजा प्रारंभ होने लगी। बौद्ध भिक्षु दान दक्षिणा लेना प्रारंभ कर दिए। उसे राजा परिवारों का भी संरक्षण प्राप्त हो गया, जिससे उनका जीवन आराम तलबी बन गया। बौद्ध मठों की अकूत संपत्ति तथा महिलाओं का बौद्ध संघ में प्रवेश के फलस्वरूप भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई। ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने अनेक बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवा दिए। हून शासक मिहिर कुल, जो शैव धर्म का उपासक था, उन्होंने सैकड़ों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवा दी तथा शशांक गौर ने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवा दिया। प्रारंभिक मध्यकाल में दक्षिण भारत में शैव एवं वैष्णव समुदायों ने जैन एवं बौद्ध धर्म का अत्यधिक विरोध किया। बौद्ध मंदिरों की समृद्धि में मध्यकाल में तुर्किश आक्रमणकारी को आकर्षित किया। इस आक्रमणकारी ने हजारों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी। उपरोक्त कारणों से 12वीं सदी के अंत तक बौद्ध धर्म का व्यावहारिक रूप में भारत से पतन हो गया, परंतु अभी भी श्रीलंका, म्यांमार, तिब्बत, चीन की कुछ भाग, थाईलैंड एवं जापान का यह एक महत्वपूर्ण धर्म है जो विश्व को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाता है। बौद्ध राज्य शिल्प राज्य का उदय। ब्राह्मण साहित्य से भिन्न बौद्ध साहित्य में राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में भिन्नता है। ब्राह्मण साहित्य अर्थात महाभारत का शांति पर मनुस्मृति एवं अर्थशास्त्र में राज्य की देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन किया गया है, जबकि बौद्ध साहित्य में राज्य की देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन किया है। अनेक जातक कथाओं में राजाओं के चुनाव का वर्णन है। कुछ जातक कथाओं में यह वर्णन है कि पुरोहित या वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा किया जाता था, जिसे बौद्ध साहित्य में महाजन सम्मत कहा जाता है। ब्राह्मण साहित्य में राजा के पद पर क्षत्रियों का वर्चस्व था, अर्थात जाति के आधार पर राजपद का निर्धारण किया जाता था, परंतु बौद्ध साहित्य में इसका खंडन किया गया क्योंकि बौद्ध दर्शन में जातिवाद का विरोध किया गया है। परंतु कुछ जातक कथाओं में यह वर्णन है कि उच्च कुल के क्षत्रिय को राजा के रूप में चुना जाना चाहिए। एक जातक में ब्राह्मण राजा के रूप में तथा दूसरे जातक में निम्न जाति के सदस्य को राजा के रूप में चुने जाने का वर्णन है। बौद्ध जातक कथाओं में यह भी वर्णित है कि राजा यदि निरंकुश या अत्याचारी है तो उसे क्रांतिकारी ढंग से हटाया जा सकता है। इस प्रकार निरंकुश राजा की परिकल्पना न कर सीमित राजा की अवधारणा प्रस्तुत किया गया है। राजा के विरुद्ध लोकप्रिय क्रांति को निम्नलिखित आधार पर सही बताया गया है। एक में राज्य व्यवस्था राजा एवं प्रजा के मध्य समझौता पर आधारित है। इस प्रकार की अवधारणा आधुनिक राजनीतिक विचारक हॉब्स, लॉक्स, रूसो ने भी दिया है। दूसरा, राजा संप्रभु उसी स्थिति में है जब वह प्रजा वत्सल हो। हॉब्स एवं लॉक्स ने भी प्रजा के अधिकारों की रक्षा न करने की स्थिति में राजा को हटाने का सलाह दिया था। बौद्ध संघ का लोकतांत्रिक प्रकृति। प्रोफेसर आर डेविड का मत था कि बौद्ध संघ का प्रकृति लोकतांत्रिक था। संघ का सभी निर्णय नियमित बैठक में वाद विवाद एवं प्रतिवाद के आधार पर लिया जाता था। संघ द्वारा पारित प्रस्ताव को कामवक कहा जाता था। बौद्ध संघ का लोकतांत्रिक प्रकृति का वर्णन महावग एवं कुलवग में मिलता है। इनके अनुसार बौद्ध संघ में सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया जाता था, तत्पश्चात विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया जाता था। दूसरा, संघ की बैठक के लिए कोरम की जरूरत होती थी। तीसरा, मतांतरण की स्थिति में बहुमत से निर्णय लिया जाता था। चौथा, जटिल मुद्दों को समिति के पास भेजा जाता था। पांचवें, मतदान एवं अनुपस्थित रहने का नियम था। समीक्षकों का मानना है कि उपरोक्त प्रणाली बौद्ध संघ की थी, न कि संपूर्ण राज्य की, इसीलिए बौद्ध राजनीतिक प्रकृति को लोकतांत्रिक कहना अनुचित है। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। दीघ निकाय राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। दीघ निकाय में राज्य की उत्पत्ति से संबंधित विषयों का वर्णन किया गया है। उसके अनुसार एक समय स्वर्ण युग था जब लोग
जब लोग शांति, एकता एवं भाईचारा के आधार पर जीवन व्यतीत करते थे, परंतु समय अंतराल में जब लोग स्वार्थी एवं लालची हो गए तो अनेक समस्या सामने आई, तो आदर्श राज्य समाप्त हो गया। ऐसी स्थिति में लोगों ने अपनी में से सर्वश्रेष्ठ के साथ समझौता किया कि वह शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करे एवं गलत करने वालों को दंड दे। इसके बदले में आम लोग उसे अपनी उपज का एक निश्चित अनुपात देने के लिए सहमत हो गए। इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति को महासम्मत के रूप में जाना जाने लगा। इस प्रकार दीर्घ निकाय वैदिक साहित्य के राज्य के देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का आलोचना करता है। बौद्ध साहित्य में उल्लेखित यह विचार आधुनिक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हॉब्स लॉब्स रूसो के सामाजिक समझौता के सिद्धांत से मिलता जुलता है। रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि प्राकृतिक अवस्था में मानव खुशहाल एवं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, परंतु जनसंख्या वृद्धि एवं संपत्ति के विकास के फलस्वरूप लोग स्वार्थी हो गए, जिसके कारण समाज में अशांति उत्पन्न होने लगी। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए लोगों ने अपनी संपूर्ण शक्ति सामान्य इच्छा को सुपुर्द कर दिया, जबकि बौद्ध दर्शन के अनुसार लोग अपनी संपूर्ण शक्ति सर्वोत्तम व्यक्ति को सौंप दिया। इस प्रकार बौद्ध दर्शन राज्य के देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन करते हैं, जिसका उल्लेख मनुस्मृति, अर्थशास्त्र व महाभारत के शांति पर्व में किया गया था। मध्यकालीन यूरोप में भी राज्य के देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन किया गया है, जिसका समर्थक ग्रेगोरियन सेवेन्थ, रॉबर्ट फिल्मर, जेम्स प्रथम, बुजेट, लुईस 14वें इत्यादि जैसे चिंतक थे। विवेक का सिद्धांत। बौद्ध साहित्य में हिंदू धर्म से भिन्न दंड को केंद्रीय स्थान नहीं दिया गया है। राज्य की शासन प्रणाली विवेक एवं सद्गुण पर आधारित था, जिसका विवरण सुकरात एवं प्लेटो के दर्शन में भी मिलता है। सद्धर्म का तात्पर्य सद्गुण से है और सद्गुण को नैतिकता के रूप में परिभाषित किया गया है। इसीलिए राज्य का कर्तव्य है कि नैतिकता के आधार पर शासन संचालित करे। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता इस कारण महसूस हो गई कि लोग भ्रष्ट हो गए। इस प्रकार राज्य अस्तित्व में आया। राज्य का अस्तित्व में आने के पश्चात अपराधी एवं कानून तोड़ने वालों को दंड देने की व्यवस्था की गई। अंगुत्तर निकाय में भगवान बुद्ध दंड या भय के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इससे अपराध पर नियंत्रण पाया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि बौद्ध परंपरा के तहत राज्य के उदय का मुख्य कारण लोगों का नैतिक एवं भौतिक पतन है। मानव का अनवरत पतन के कारण ही संपत्ति, राज्य एवं समाज से संस्थाओं का अनवरत विकास हुआ। इसी पतन के फलस्वरूप सामाजिक समझौता के तहत राज्य अस्तित्व में आया। बौद्ध परंपरा में ब्राह्मण परंपरा के विपरीत सामाजिक संरचनाओं का विवरण दिया गया है। इसमें लोग अपनी इच्छा के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था का चयन कर सकते हैं। इस परंपरा में क्षत्रिय को ब्राह्मण से वरीयता प्रदान की गई है। बौद्ध दर्शन में जाति व्यवस्था को खंडन किया गया है। इसीलिए राजा से यह अपेक्षा नहीं किया जाता कि वह वर्णाश्रम धर्म का पालन करवाए। बौद्ध परंपरा में केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकता है का भी खंडन किया गया है और राज्य की देवी उत्पत्ति के सिद्धांत में भी इसका विश्वास नहीं है। सदचरित्र का सिद्धांत बौद्ध साहित्य में दंड को केंद्रीय भूमिका प्रदान नहीं की गई है। धर्म का स्वरूप सकारात्मक है। यह ब्राह्मणवादी धर्म से भिन्न पश्चिमी सद्गुण से ज़्यादा नज़दीक है। ब्राह्मण साहित्य में राजा एवं प्रजा के लिए अलग अलग नैतिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। एक सामान्य लोग के लिए जो अधर्म है वह राजा के लिए धर्म है, जब वह यह कार्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए करते हैं, जिसे राजधर्म भी कहा जाता है। भागवत गीता एवं महाभारत में भी राजधर्म की वर्णन किया गया है, जो सामान्य नागरिकों के धर्म से भिन्न है। आधुनिक पश्चिमी विचारक मैकियावेली ने भी राजधर्म एवं लोक धर्म में अंतर किया है। बौद्ध धर्म में भी राज्य का सर्वोच्च उद्देश्य राजनीतिक व्यवस्था को बनाकर रखना है, परंतु इसे नैतिक संदर्भ में समझना चाहिए। राजा का सभी क्रियाकलाप धर्मानुसार होना चाहिए। सद्गुण एक नैतिक एवं मानसिक अनुशासन है।
इसके द्वारा ही आंतरिक एवं विदेश नीतियों का अनुपालन किया जाना चाहिए। राजा सद्गुण से मर्यादित हैं। राजा से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रजा से वत्सल बने। प्रजा वत्सल एवं सद्गुणी राजा ही चक्रवर्ती बन सकता है। आधुनिक भारतीय राजनीति में गांधी जी। गांधीवादी दर्शन का आलोचनात्मक परीक्षण गांधी जी का सत्याग्रह, अपराध दृष्टिकोण, ग्राम स्वराज्य, ट्रस्टशिप, न्यास का सिद्धांत, गांधीवाद एवं समाजवाद में मध्य तुलना। क्या गांधी जी अराजकतावादी थे? अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी का योगदान। अगला क्वेश्चन, गांधी जी एवं अम्बेडकर की मध्य तुलना। फिर गांधी जी एवं अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू की मध्य तुलना। फॉर्मेट, परिचय, गांधी जी परिचय पहला। फिर गांधी जी के राजनीतिक विचार, राजनीति में धर्म को महत्वपूर्ण स्थान। फिर आदर्शवादी राज्य के समर्थन। फिर सत्याग्रह संबंधी विचार, साधनों की पवित्रता में विश्वास, लोकतंत्र के संबंध में विचार, व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता का समर्थन, राष्ट्रवाद एवं अंतर्राष्ट्रीयवाद, स्वराज्य का समर्थन। फिर अहिंसा के संबंध में विचार। फिर 10 सर्वोदय का समर्थन। न्यास के सिद्धांत में आस्था। फिर अधिकारों एवं कर्तव्यों का समान महत्व। फिर 13 न्याय एवं दंड के संबंध में विचार। फिर गांधीवाद एवं समाजवाद, इसी में गांधीवादी दर्शन की आलोचना। फिर 54 मानवीय व्यक्तित्व के आदर्श स्वरूप पर बल जो व्यवहार में संभव नहीं। इस में अस्पष्ट विचार। फिर C3 में राजनीति और नैतिकता के समन्वय नहीं। C4 में सत्याग्रह एवं कठिन साधन। C5 में अहिंसा का पालन आसान है। C6 में सर्वोदय एक काल्पनिक अवधारणा। C7 में आदर्शवादी विचारधारा वास्तविकता के अत्यधिक दूर। C8 में विरोधाभास। C9 में निष्कर्ष। महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के परिचय। गांधी जी मार्क्स, लेनिन, रूसो, बेंथम, T.H. ग्रीन के समान किसी राजनीतिक सिद्धांत की स्थापना नहीं की है। उनका यह उद्देश्य भी नहीं था। गांधी जी वही विचार दिए जो तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के लिए आवश्यक थे। उनके राजनीतिक विचारों का ज्ञान हमें उनके द्वारा लिखित विभिन्न पुस्तकों एवं लेखों से ज्ञात होता है। वह एक व्यवस्थित लेखक न होकर सत्य एवं अहिंसा के पुजारी थे। राष्ट्रवाद का समर्थक न होकर मानवतावाद के समर्थक थे और चाहते थे कि एक राष्ट्र के हित दूसरे राष्ट्रों के हितों के साथ इस प्रकार समायोजित किया जाए कि मानवता के हित को बढ़ावा मिले। गांधी जी के राजनीतिक विचार। में राजनीति में धर्म को महत्वपूर्ण स्थान। गांधी जी एक नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उनके जीवन पर अनेक धार्मिक ग्रंथों का प्रभाव पड़ा। वह गीता, बाइबिल व धर्म पुराण आदि सभी धार्मिक ग्रंथों को एक समान समझते थे। वह मानव धर्म को सबसे विशाल धर्म मानते थे। उन्होंने इसे नैतिकता से जोड़ दिया। उनके अनुसार नैतिकता एवं सदाचार मेरे लिए पर्यायवाची है। धर्म के बिना मानव जीवन बालू के रेत से घर बनाने जैसा है। जबकि पश्चात राजनीति विचारक मैकियावेली के अनुसार अगर धर्म राज्य की समृद्धि, विकास एवं सफलता के मार्ग में आए तो हमें धर्म को त्याग देना चाहिए। कौटिल्य, थ्यूसिडाइट, मॉर्गेनथाम इत्यादि ने भी यही विचार व्यक्त किए थे। ये विचारक राजनीति को धर्म से वरीयता देते थे, परंतु गांधी जी ने धर्म को प्रमुखता दी क्योंकि उनका मानना था कि राजनीति को धर्म से पृथक करने पर राजनीति पूर्णतः क्रूर हो जाएगा। आदर्शवादी राज्य का समर्थक। गांधी जी राज्य के तत्कालीन स्वरूप के विरोधी थे। वह राज्य को हिंसा पर आधारित मानते थे, इसीलिए उन्हें अराजकतावादी कहा जाता था। उनके अनुसार राज्य एक भौतिक संस्था है, यह कोई नैतिक अथवा प्राकृतिक संस्था नहीं है। गांधी जी का मानना था कि वह सरकार सबसे उपयुक्त है जो कम से कम शासन करे, जबकि पाश्चात्य राजनीति एक विचारक हीगल का मानना था कि राज्य ईश्वर का पृथ्वी पर अवतरण है, विकास की अंतिम अवस्था है, राज्य के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं। इस प्रकार हीगल एक सर्वाधिकारवादी राज्य का समर्थन करते हैं, जबकि गांधी जी विकेंद्रित सीमित ग्राम स्वराज्य की बात करते हैं, जहां सभी ग्राम स्वावलंबी होगा। जेएस मिल एवं महात्मा गांधी राज्य को एक कल्याणकारी संस्था मानते हैं। गांधी जी अपने राज्य को सत्य एवं अहिंसा पर आधारित मानते हैं।
वह इस राम राज्य की संज्ञा देते हैं जो आधुनिक राज्य से निम्नलिखित रूप में भिन्न है। गांधीवादी राज्य। गांधीवादी राज्य में प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर, सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ राज्य बराबरों में प्रथम। आधुनिक राष्ट्रीय आधुनिक राष्ट्रीय राज्य जहां शक्ति का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है, ग्राम स्वप्नीय व्यवस्था के तहत सबसे नीचे होता है। सत्याग्रह संबंधी विचार। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य के लिए आग्रह अर्थात सत्य का बल। इसमें गांधी जी सत्य, अहिंसा, सविनय अवज्ञा, असहयोग, हिजरत इत्यादि साधनों को सम्मिलित करते हैं। गांधी जी यह मानते हैं कि सत्याग्रह बलशालियों का साधन है, न कि कमजोरों का। सत्याग्रह एवं निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर करते हुए गांधी जी कहते हैं कि निष्क्रिय प्रतिरोध के तहत हिंसा भी किया जा सकता है। इसमें प्रतिरोध करने वाले व्यक्ति के दिल में प्रेम और दया की भावना नहीं होती, जबकि सत्याग्रह में सत्याग्रही सदैव बुराई से नफरत करते हैं, न कि बुरे लोग से। गांधी जी अपने आदर्श राज्य को सत्य एवं अहिंसा पर स्थापित करना चाहते हैं, जिसे वह राम राज्य की संज्ञा देते हैं। साधनों की पवित्रता में विश्वास। गांधी जी का विचार था कि पवित्र साध्य के लिए पवित्र साधनों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु यथार्थवादी विचारक जैसे मैकियावेली, मॉर्गेनथाउ, कौटिल्य आदि पवित्र साध्य की प्राप्ति के लिए किसी भी साधन को अपनाए जाने का समर्थन करते हैं। मैकियावेली के अनुसार साध्य साधन को निर्धारित करता है, साध्य साधन को निर्धारित करता है, परंतु गांधी जी पवित्र साध्य की प्राप्ति के लिए पवित्र साधन पर जोर देते हैं। उसने साधनों की तुलना बीज एवं वृक्ष से की है, अर्थात जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे, वृक्ष की प्राप्ति होगी। अर्थात जैसा बीज बोएंगे वैसे वृक्ष की प्राप्ति होगी। अपवित्र साधन से पवित्र साध्य की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। उसके अनुसार भारत की स्वतंत्रता अगर हिंसात्मक ढंग से प्राप्त होता है तो उसे इस तरह की स्वतंत्रता नहीं चाहिए। लोकतंत्र के संबंध में विचार। गांधी जी लोकतंत्र के पूंजीवादी स्वरूप की आलोचना की है। पूंजीवादी लोकतंत्र में उनके अनुसार शोषण और भ्रष्टाचार व्याप्त होता है। वह शक्ति का केंद्रीकरण करने के बजाय राजनीतिक विकेंद्रीकरण का समर्थन करते हैं, क्योंकि इसमें साधन का संचालन सीधे जनता के हाथों में होगा। सभी व्यक्ति स्वयं के विकास के बारे में निर्णय ले सकेंगे। ठीक इसी प्रकार की अवधारणा के समर्थन जे.एस. मिल ने किया। उनके अनुसार सर्वोत्तम शासन वह होता है जहाँ शासन को नियंत्रित करने की शक्ति शासित में होती है। व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता का समर्थन। गांधी जी व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय विकास के लिए स्वतंत्रता को आवश्यक मानते हैं। गांधी जी का मानना था कि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र है और उसे स्वतंत्रता से वंचित करने का अभिप्राय उसे अपने स्वाभाविक रूप को नष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। इससे विकास अवरुद्ध हो जाएगी, लेकिन इनका यह अभिप्राय नहीं है कि वे असीमित स्वतंत्रता को मानते हैं। पश्चात राजनीतिक विचारक जे.एस. मिल भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देते थे, परंतु अनभिज्ञता के आधार पर राज्य के हस्तक्षेप को उचित मानते हैं। गांधी जी असीमित स्वतंत्रता को अराजकता फैलने का कारण मानते थे। इस स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने महाव्रत करने का निर्देश दिया, जो निम्नलिखित है। एक में अहिंसा, दूसरा ब्रह्मचर्य, तीसरा अस्वाद, चौथा सत्य, पांचवा असंघर्ष, छठा सर्वत्र भय वर्जना, सातवां चोरी नहीं करना, आठवां शारीरिक श्रम, नौवां सर्वधर्म में समानता, दसवां अस्पृश्यता का अंत। राष्ट्रवाद एवं अंतर्राष्ट्रीयवाद का समर्थक। गांधी जी भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करके धर्म एवं जाति से ऊपर उठकर कार्य करने की प्रेरणा दी। वह अखंड भारत के समर्थक थे। उन्होंने एक राष्ट्रीय भाषा अपनाने पर बल दिया, जो केवल हिंदी ही हो सकती थी। अंतर्राष्ट्रीय यथार्थवादी विचारक मॉर्गेनथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी मित्र और न कोई अस्थायी शत्रु होता है, केवल राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है। परंतु गांधी जी के अनुसार
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय एकता आवश्यक है और यह तभी संभव हो सकता है जब राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय एकता हो। गांधी जी के अनुसार एक राष्ट्र का हित दूसरे राष्ट्र के हित के साथ इस प्रकार समायोजित किया जाए कि संपूर्ण मानवता का हित संवर्धित हो। स्वराज का समर्थन। गांधी जी पर गोपाल कृष्ण गोखले का व्यापक प्रभाव था, अतः गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्वयं पर शासन से लिया है, जिससे कि वे राजनीतिक सत्ता के दुरुपयोग को रोक सकें। उसके लिए गांधी जी कहते हैं, स्वराज्य से हमारा तात्पर्य उस भारत सरकार से है जिसमें जनता की स्वीकृति हो, जिसका निर्धारण वयस्क जनसंख्या के बहुमत से हो, चाहे वह महिला हो या पुरुष, जन्मजात हो या बाहर से आए हो, जिन्होंने शारीरिक मेहनत से राज्य में योगदान दिया हो तथा जिसका नाम मतदाता सूची में हो। अहिंसा पर विचार। अहिंसा पर विचार। अहिंसा पर विचार। गांधी जी अहिंसा के सबसे बड़े समर्थक थे। उनके अनुसार हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं, क्योंकि हिंसा पशु गुण है। वो कहते हैं कि अहिंसात्मक होना कमजोरी नहीं बल्कि कमजोरों का शक्ति के प्रतीक है। 1922 में उन्होंने चौरी चौरा में जनता के हित को देखते हुए आंदोलन को वापस ले लिया, जिसके कारण उनकी काफ़ी आलोचना हुई। गांधी जी के अनुसार अहिंसा नकारात्मक बल नहीं है, यह एक ऐसा बल है जो बिजली से भी अधिक सकारात्मक है और ईश्वर भी अधिक बलशाली है। उच्चतम हिंसा का सम्मान उच्चतम हिंसा से किया जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब एक ब्रिटिश पत्रकार ने गांधी जी से फांसीवाद हिंसा से निपटने का उपाय पूछा तो उन्होंने यह उत्तर दिया कि उनके समक्ष अहिंसक सैनिकों को भेजो, उनका दिल स्वयं परिवर्तित हो जाएगा। सर्वोदय का समर्थन। गांधी जी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद करके उसका नाम सर्वोदय रखा। गांधी जी लोकतंत्र के समर्थक तो थे, परंतु पश्चात विचारक अरस्तु की तरह बहुमत की शासन को पसंद नहीं करते थे। वह सर्वसम्मति में आस्था रखते थे। उन्होंने उपयोगितावाद में अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख की धारणा में अंतर्निहित कमी को दूर करने के लिए सर्वोदय की परिकल्पना प्रस्तुत किए। इसके तहत प्रत्येक के कल्याण को सभी का कल्याण माना गया है। गांधी जी के बाद विनोबा भावे ने भी भूदान आंदोलन के द्वारा इसे आगे बढ़ाया। न्यास के सिद्धांत में आस्था। गांधी जी संपत्ति संकेंद्रण के प्रबल विरोधी थे। वह संपत्ति का प्रयोग सामान्य हित की पूर्ति के लिए करना चाहते थे। इस हेतु उन्होंने न्यास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार संपत्ति का स्वामी स्वयं को स्वामी न मानकर संपत्ति का संरक्षण माना, ताकि वह सामाजिक कल्याण में बृहद योगदान दे सके। गांधी जी के अनुसार सभी व्यक्ति को अपनी आवश्यकता की पूर्ति शारीरिक श्रम से करना चाहिए, न कि संचित धन से। अधिकारों एवं कर्तव्यों को समान महत्व। गांधी जी ने व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार एवं कर्तव्य दोनों पर जोर दिया। उसके अनुसार अगर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन उचित ढंग से करता है तो उसे अधिकार स्वयं प्राप्त हो जाएगा। अधिकार के प्रयोग के लिए वह नैतिकता पर बल देते हैं। उनके अनुसार अधिकार एवं कर्तव्य एक ही सिक्का के दो पहलू है। कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है तो दूसरों को स्वयं अधिकार प्राप्त हो जाता है। न्यास एवं दंड के संबंध में विचार। गांधी जी एक वकील थे। उनके अनुसार न्याय एवं दंड का निर्धारण सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि अपराधों का कारण व्यक्तिगत स्वभाव में नहीं अपितु सामाजिक व्यवस्था है। प्राचीन यूनानी विचारक प्लेटो एवं अरस्तु ने भी न्याय के बारे में अवधारणा प्रस्तुत की जो प्राचीन परिस्थिति के अनुरूप थी, परंतु गांधी जी ने तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार अपने न्याय एवं दंड संबंधी विचार प्रस्तुत किए। उनके अनुसार तत्कालीन व्यवस्था में न्याय एवं दंड के वास्तविक स्वरूप को नष्ट कर दिया जाए। गांधीवाद एवं समाजवाद। गांधी जी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में जे.एस. मिल की तरह राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। गांधी जी के समाजवाद की तुलना
हम मार्क्सवाद से कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मार्क्सवाद से हिंसा को निकाल दिया जाए तो वह गांधीवाद बन जाता है। अतः गांधीवाद एवं समाजवाद में हिंसा और हिंसा का अंतर है। दोनों ने पूंजीवाद का विरोध किया है। दोनों कुछ ही लोगों के हाथ में शक्ति संकेंद्रण का विरोध किया है। दोनों संपत्ति पर सामाजिक स्वामित्व के स्वीकार करते हैं। दोनों आधुनिक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र राज्यों का विरोध करते हैं। गांधी जी ग्राम स्वराज्य एवं कार्ल मार्क्स की साम्यवादी समाज की परिकल्पना करते हैं, जहाँ सभी व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। ऐसा समाज राज्य विहीन, वर्ग विहीन, शोषण विहीन समाज होगा। गांधीवादी दर्शन एवं की आलोचना। गांधीवादी दर्शन की आलोचना। गांधी जी के विचार भारतीय राजनीतिक विचारकों में सबसे महान हैं। उनके विचारों को भारतीय संविधान में समाहित करने का प्रयास किया गया, परंतु फिर भी उनके राजनीतिक विचारों की आलोचना निम्नलिखित तरह से की जा सकती है। एक में मानवीय व्यक्तित्व के आदर्श रूप पर बल, जो व्यवहार में संभव नहीं। गांधी जी ने रूसों के समान मानवीय व्यक्तित्व का संतुलित चित्रण न करके केवल उसके अच्छे पहलू पर प्रकाश डाला। गांधी जी के अनुसार मनुष्य केवल अहिंसक एवं नैतिक गुणों वाला होता है, परंतु वर्तमान में मनुष्य गांधी जी के गुणों के साथ साथ हॉब्स के व्यक्ति दुष्ट, लालची, शक्ति लोलुप जैसा भी होता है। मानवीय व्यक्तित्व में अच्छाई एवं बुराई का सम्मिश्रण पाया जाता है। अस्पष्ट विचार। गांधी जी भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो विचार उन्हें उचित लगा उसे अपना लिया। वो कभी पूंजीवाद का विरोध करते हैं तो कभी समाजवाद का। वो अपने विचारों को व्यवस्थित ढंग से रखने में असफल रहे हैं। इसीलिए गांधी जी भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो विचार उन्हें उचित लगा उसे अपना लिया। वो कभी पूंजीवाद का विरोध करते हैं तो कभी समाजवाद का। वो अपने विचारों की व्यवस्थित ढंग से रखने में असफल रहे। इसीलिए गांधी जी को उदारवादी, समाजवादी, यहाँ तक कि अराजकतावादी कहा जाता है। गांधी जी स्वयं ही हिंद स्वराज्य में इस बात को स्वीकार किए हैं। वह कहते हैं कि गांधीवाद जैसा कुछ भी नहीं है, सत्य एवं अहिंसा का पुजारी है। सत्य एवं अहिंसा की अवधारणा उतना ही पुरानी है जितनी हिमालय। राजनीति और नैतिकता में समन्वय नहीं। गांधी जी ने राजनीति और नैतिकता को एक साथ लेकर चलने का प्रयास किया। नैतिकता से अभिप्राय धर्म से है, परंतु आज के समय कौटिल्य एवं मैकियावेली के विचारों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, जिसके अनुसार राजनीति में सफलता के लिए साम, दाम, दंड, भेद जैसे संसाधनों की आवश्यकता होती है। राजनीति का आधार शक्ति है, न कि नैतिकता।